गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से LNIS के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों हम हैं जो हमारी यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए सीरीज चल रही है कंप्लीट रिवीजन इन 30 डेज वाली सीरीज में। और दोस्तों हम इसके अंतर्गत देख रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता संरक्षण, जिसका दोस्तों आज पार्ट 3 हम देखेंगे। 2 पार्ट हम देख चुके हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखिए ये हम कवर कर चुके हैं पूरा यहाँ तक, ये भी हो चुका है। आज ये है दोस्तों हमारा जैव विविधता संरक्षण का पार्ट 3। तो दोस्तों देखो कल हमने क्या डिस्कस किया था, नेशनल पार्क्स देखे थे, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों कैसे इनकी घोषणा की जाती है, राज्य सरकार इनकी घोषणा करती है, ये सब हमने डिस्कस किया था। और इनकी जो घोषणा है, इनकी जो स्थापना है, वो जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 है उसके अंतर्गत की गई थी। ये हमने कल दोस्तों डिस्कस किया था। आज हम दोस्तों देखेंगे ये संरक्षण रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व क्या है, कम्युनिटी रिजर्व क्या है, सामुदायिक रिजर्व, इन पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों इस सवाल से शुरुआत करते हैं। देखो क्या पूछा है कि सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र पर सवाल पूछा है और क्या कह रहा है दोस्तों, इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के साथ प्रस्तुत किया गया था। यानी कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो मूल अधिनियम है उसी में इसको प्रस्तुत किया गया था। गुड मॉर्निंग पीहू पटेल, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है दोस्तों, यह स्थापित संरक्षित भंडारों के मध्य, यह स्थापित संरक्षित भंडारों के मध्य एक मध्यवर्ती क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। दूसरा स्टेटमेंट ये है। तीसरा कह रहा है सामुदायिक जो आरक्षित क्षेत्र है इसके अंतर्गत शामिल क्षेत्र पूर्ण रूप से सरकार के अधीन होते हैं, ये पूछा है दोस्तों। तो इसका आंसर हम देखेंगे दोस्तों। इससे पहले देख लेते हैं कि सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र होते क्या है। देखिए ये है दोस्तों संरक्षण आगार यानी कि कंजर्वेशन रिजर्व। अब कंजर्वेशन रिजर्व क्या होता है और कम्युनिटी रिजर्व क्या होता है, ये दो हम देखेंगे। ये समुदाय आगार ये वाला। तो देखो कंजर्वेशन रिजर्व इसको ऐसे समझो जैसे ये नेशनल पार्क है, कोई भी नेशनल पार्क है दोस्तों, ये फिर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है। अब नेशनल पार्क में हमको पता है एक कोर एरिया होता है, ये वाला कोर जोन होता है, एक बफर जोन होता है, बफर एरिया। ठीक है। और ये नेशनल पार्क है। अब इस नेशनल पार्क के या फिर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, ये वाला वन्यजीव अभ्यारण्य, इसके संलग्न जो क्षेत्र है ना दोस्तों, इसके आसपास का चारों तरफ का जो क्षेत्र है, फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए इस क्षेत्र को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया जा सकता है। अगर घोषणा करेंगे तो ये कंजर्वेशन रिजर्व है दोस्तों, संरक्षण आगार। अब इसको कौन घोषित करेगी, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, राज्य सरकार इसको करेगी। और इसमें ये याद रखना, ये जो क्षेत्र है ना, जो नेशनल पार्क से चारों तरफ जो क्षेत्र है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के चारों तरफ जो क्षेत्र है जिसको कंजर्वेशन रिजर्व घोषित कर रहे हैं, ये सरकार की भूमि होगी, राज्य सरकार द्वारा अधिकारित भूमि क्षेत्र होगा, ना कि किसी निजी व्यक्ति का या निजी संगठन का। और दूसरा इसका जो प्रबंधन कौन करेगा दोस्तों, ये फैक्ट भी इसमें याद रखिएगा, संरक्षण आरक्षित प्रबंधन समिति, कंजर्वेशन रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी का एक गठन किया जाएगा जो कि इसका मैनेजमेंट देखेगी। और एक और इसमें दोस्तों याद रखिएगा कि जो ये राज्य सरकार है, अगर राज्य सरकार चाहे तो ये जो कंजर्वेशन क्षेत्र जो घोषित किया है, ये वाला जो अभी हमने समझा, इसका जो संरक्षण के अधिकार है वो जो स्थानिक समुदाय है, मतलब जो समुदाय यहाँ रहता है इस क्षेत्र के अंतर्गत, उसको भी ये सौंप सकती है कि इसका संरक्षण की जिम्मेदारी उस क्षेत्र की है। ये हो गया दोस्तों कंजर्वेशन रिजर्व। अब कम्युनिटी रिजर्व क्या है, अब देखो कम्युनिटी रिजर्व भी वही है, यानी नेशनल पार्क जो है ये। अब जिस एरिया को लेकर घोषित करेंगे उसमें ये ध्यान रखना है वो एरिया नेशनल पार्क पहले से घोषित ना किया गया हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं घोषित किया गया हो, कोई टाइगर रिजर्व घोषित नहीं किया गया हो, इवन कंजर्वेशन रिजर्व भी घोषित ना किया गया हो। इसके अलावा भी अगर कोई ऐसा क्षेत्र है, बट ये जो क्षेत्र होगा ये किसी निजी व्यक्ति या संस्था का हो सकता है, किसी समुदाय का क्षेत्र हो सकता है। इसमें जरूरी नहीं है कि वो क्षेत्र राज्य सरकार का हो, और इससे पहले वाले में जरूरी था वो जो क्षेत्र है वो राज्य सरकार का क्षेत्र हो। तो उसको दोस्तों इसको भी कौन घोषित करेगा, इसको भी राज्य सरकार घोषित करेगी। और इसका उद्देश्य भी वही है कि पर्यावरणीय संरक्षण के लिए। और इन दोनों का मेन एक और उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, एक उद्देश्य इनका होता है वन्यजीव कॉरिडोर का निर्माण। अब वन्यजीव कॉरिडोर क्या होता है, देखो इसको ऐसे समझो, ये एक वन क्षेत्र है, ठीक है, और एक वन क्षेत्र ये है,
वन क्षेत्र 2, वन क्षेत्र 1। अब इनके मध्य एक कॉरिडोर बनाना है। ये कॉरिडोर क्या काम आता है दोस्तों, कोई भी यहां से प्रजाति इधर ट्रांसफर करनी है, तो ये जो कॉरिडोर है, ये वन्यजीव कॉरिडोर जिसको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर के निर्माण के लिए दोस्तों ये कंजर्वेशन रिजर्व है, ये घोषित किए जाते हैं। अब कंजर्वेशन, क्योंकि देखो यहाँ जैसे नेशनल पार्क 1 है या नेशनल पार्क 2 है सपोज कीजिए, और बीच में से कॉरिडोर बनाना है, तो जो कंजर्वेशन रिजर्व अगर यहाँ से बना देंगे तो जो भी जंतु या प्रजाति हमको उधर स्थानांतरित करनी होगी तो वो हम सुरक्षित कर सकते हैं उसको। ये इनका पर्पज है दोस्तों। अब उस सवाल को देखिए जो अभी हमने इसमें देखा था। देखिए ये क्या कह रहा है कि इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के साथ प्रस्तुत किया था, नहीं, देखिए इन दोनों को वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा लाए थे, संशोधन किया था मूल अधिनियम में, तब इनको लेके आए थे। तो यानी कि पहला स्टेटमेंट तो गलत है। यह स्थापित संरक्षित भंडारों के मध्य एक मध्यवर्ती क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल ठीक है, अभी देखा था मध्यवर्ती क्षेत्र के रूप में। और सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत जो संपूर्ण क्षेत्र है वो पूर्ण रूप से सरकार के अधीन होगा, नहीं दोस्तों, पूर्ण रूप से सरकार के अधीन नहीं होता, ये तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है। इसका आंसर है सी, बी, केवल 2। अब देखिए इसमें अगला एक और सवाल देखिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए एक और सवाल है, मानव एवं जैवमंडल कार्यक्रम मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या पूछा है? इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है दोस्तों वो 1971 में IUCN द्वारा की गई थी, पहला स्टेटमेंट दिया गया ये। दूसरा कह रहा है इस कार्यक्रम का उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण के लिए तकनीकी अध्ययन और आकलन को प्रोत्साहित करना है। तीसरा क्या कह रहा है दोस्तों, जैवमंडल आगार क्षेत्र की अवधारणा का विकास MAB के अंतर्गत हुआ था। और चौथा कह रहा है MAB द्वारा यानी मानव एवं जैवमंडल कार्यक्रम द्वारा अगस्त्यमाला जो जैवमंडल है उसको वर्ष 2016 में विश्व जैवमंडल आगार का दर्जा दिया गया है। ये 4 स्टेटमेंट है और हमसे पूछा है इनमें से कौन कौन सा सही है। अब ये सवाल किस पर है? MAB पर, बायोस्फीयर रिजर्व पर है, MAB जो कार्यक्रम चलता है उस पर है। तो इस सवाल को देखने से पहले हम डिस्कस करते हैं दोस्तों कि मैन एंड जो जैवमंडल कार्यक्रम है ये क्या है। देखो बायोस्फीयर रिजर्व देखेंगे दोस्तों हम। अब बायोस्फीयर रिजर्व जो है ना, अभी हमने देख ली नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में दोस्तों बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये भी बहुत अहम रोल अदा करता है। अब बायोस्फीयर रिजर्व की शुरुआत कब की गई थी ये सब थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। पहले तो इसका उद्देश्य देखिए। बायोस्फीयर रिजर्व जो है ना जैव विविधता के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ये यूनेस्को का प्रोग्राम है, ये याद रखना है। और यूनेस्को का कौन सा प्रोग्राम था? तो मैन एंड द जो बायोस्फीयर प्रोग्राम था MAB, मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम जो था उसके अंतर्गत बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किए जाते हैं। और मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व जो प्रोग्राम है ये कब लॉन्च किया गया था? 1971 में, ये याद रखना। किसने किया था? यूनेस्को ने, ठीक है। और अब याद रखना बायोस्फीयर जो रिजर्व होता है दोस्तों, जैसे नेशनल पार्क होता है ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व भी होते हैं, तो उसमें ना 3 एरिया होते हैं, एक कोर होता है, एक बफर होता है, एक ट्रांजिशन जोन होता है। अब इसको देखिए, थोड़ा इसको ऐसे समझिए, ये देख रहे हो आप, ये बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। अब इसका जो डार्क ग्रीन वाला एरिया है ना, ये जो देख रहे हो आप, ये वाला, ये कोर जोन है, कोर एरिया है बायोस्फीयर रिजर्व का। अब इसमें याद रखना जो कोर एरिया है सबसे ज्यादा संरक्षित क्षेत्र होता है। यहाँ पर एंट्री वगैरह सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए की जा सकती है, यानी कि जो यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी हैं वो ही इसके अंदर जा सकते हैं। और दूसरा ये जो थोड़ा लाइट ग्रीन देख रहे हो, ये है दोस्तों बफर जोन बायोस्फीयर रिजर्व का। और जो ये और भी लाइट ग्रीन देख रहे हो, ये बड़े वाला जो एरिया देख रहे हो, ये है दोस्तों ट्रांजिशन क्षेत्र, संक्रमण एरिया जो है इसका। अब देखो इसमें इनसे पता लग रहा है ये मानव बस्ती है, ये मॉनिटरिंग है, ये रिसर्च है, ये एजुकेशन है, ये टूरिज्म है। अब आप देख रहे हो यहाँ पर सिर्फ M लिखा हुआ है कोर एरिया में, यानी कि सिर्फ यहाँ पर मॉनिटरिंग की जा सकती है और कुछ भी नहीं किया जा सकता। दूसरा जो ये लाइट ग्रीन है यानी जो बफर एरिया है, यहाँ पर मानव बस्ती भी है, अनुसंधान यानी रिसर्च भी की जा सकती है, ट्रैवलिंग भी यहाँ पर की जा सकती है, टूरिस्ट यहाँ पर एंट्री, टूरिज्म को यहाँ पर अलाउ किया जाता है, यानी टूरिस्ट इसके अंतर्गत जा सकते हैं ये। और जो ट्रांजिशन जोन है दोस्तों, इसमें तो ये सारी गतिविधियां जो अलाउ रहती है। ये है बायोस्फीयर रिजर्व का। अब इसमें देखो आप, ये कोर एरिया, बफर एरिया और ट्रांजिशन। कोर जो है ये पारिस्थितिक तंत्र हो सकता है, आनुवंशिक भिन्नता के संरक्षण के लिए कठोरता से यहाँ पर संरक्षण दिया जाता है, यानी कि इनको बहुत हाईली प्रोटेक्शन मिलता है दोस्तों।
और जो बफर जोन है इसमें प्रशिक्षण, रिसर्च और शिक्षा के लिए एंट्री दी जा सकती है। और जो ट्रांजिशन जोन है इसमें ये सबसे अधिक गतिविधि वाला एरिया होता है, यहाँ पर और ज्यादा एंट्री मिल सकती है। तो अब उस सवाल को देखो जो अभी बायोस्फीयर रिजर्व पर था, ये क्या बोल रहा है कि इस कार्यक्रम की शुरुआत IUCN द्वारा की गई थी। नहीं, अभी हमने देखा ना यूनेस्को ने की थी दोस्तों, ना कि IUCN ने। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है ये ठीक है, जैवमंडल आगार क्षेत्र की अवधारणा का विकास MAB के अंतर्गत हुआ था। और जो अगस्तमलाई जैवमंडल है, बायोस्फीयर रिजर्व, अभी बायोस्फीयर रिजर्व है दोस्तों, इनको हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। इसको विश्व जैवमंडल आगार का दर्जा दिया गया है, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4 बी। पीयू पटेल बी, हाँ बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब देखो हम एक एक करके जो अभी बायोस्फीयर रिजर्व भारत में ना दोस्तों टोटल अभी तक 18 बायोस्फीयर रिजर्व है कुल। अब जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, अब इनकी हम क्या लोकेशन है, किस राज्य में वो है, वहां पर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है जो इंपोर्टेंट है, इनमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण प्रजातियां पाई जाती है, इनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों देखो, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, आप इनको याद रखना, यूपीएससी बिल्कुल कैसे भी सवाल पूछ सकता है दोस्तों, इस पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इनका स्थापना वर्ष लिखा हुआ है कि इनको कब बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। तो दोस्तों नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व आप याद रखिएगा किन किन राज्यों में है, 3 राज्यों में है, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। और इसका जो पारिस्थितिक तंत्र है इसके अंतर्गत कौन सा आता है, पश्चिमी घाट, ये आप याद रखिएगा। और उसमें प्रमुख प्रजातियां कौन कौन सी है, नीलगिरी तहर, बाघ और ये सिंह पूछ मकाओ यानी लॉयन टेल्ड मकाओ, ये यहाँ की प्रमुख प्रजाति है। और इसका ये क्षेत्रफल है। अब क्षेत्रफल वैसे तो याद नहीं रखना, सबका याद रहता भी नहीं है, बट हाँ ये पता होना चाहिए कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है, वो हम देखेंगे भी। अगला देखिए दोस्तों, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, स्थापना कब हुई थी, 1988। और कहां पर है, उत्तराखंड में, एक ही राज्य में है। और इसका पारिस्थितिक तंत्र क्या है, पश्चिमी हिमालय। और कौन कौन सी प्रमुख प्रजातियां, हिमतेंदुआ और हिमालयी काला भालू, ये याद रखिएगा इसमें। अगला देखिए दोस्तों, मन्नार की खाड़ी 1989 में स्थापित। और स्थान कौन से किस राज्य में है, ये राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछ सकते हैं कि कितने राज्यों में है, नाम देके पूछ सकता है, वैसे भी पूछ सकते हैं कि ये एक राज्य में है, 2 राज्य में है। तमिलनाडु में है दोस्तों ये। इसका पारिस्थितिक तंत्र कौन सा, तट, कोस्टल एरिया। और प्रमुख प्रजाति कौन सी है, मन्नार खाड़ी की डुगोंग, ये अपने को याद रखना है, डुगोंग मन्नार की खाड़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसकी प्रमुख प्रजाति है। अगला देखिए, नोकरेक मेघालय में है दोस्तों ये। और जो पूर्वी पहाड़ियां है ना, ये इसका पारिस्थितिक तंत्र है। और यहाँ पर प्रमुख प्रजाति कौन सी पाई जाती है, लाल पांडा, ये याद रखिएगा। अगला देखिए, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1989। और पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, गंगा का डेल्टा, गंगा नदी का जो डेल्टा है वो इसका पारिस्थितिक तंत्र है। और प्रमुख प्रजाति कौन सी है, रॉयल बंगाल टाइगर, याद रखना है, रॉयल बंगाल टाइगर, सुंदरवन। अगला है दोस्तों, मानस बायोस्फीयर रिजर्व 1989, कहां पर है, असम। और पारिस्थितिक तंत्र वहां की पूर्वी पहाड़ियां जो है। और प्रमुख प्रजातियां कौन कौन सी है यहाँ पर, एशियाई हाथी, बाघ, असम छत वाला कछुआ, हिस्पिड खरगोश, ये यहाँ की प्रमुख प्रजातियां हैं। गुड मॉर्निंग, ये आप याद रखिए, गोल्डन लंगूर, पिग्मी हॉग, ये मानस जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसकी प्रमुख प्रजातियां हैं। अगला देखिए, सिमलीपाल 1984, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कहां पर है, उड़ीसा। और इसका पारिस्थितिक तंत्र वाला एरिया कौन सा, डेक्कन प्रायद्वीप, दक्कन का जो प्रायद्वीपीय पठार है वो वाला। प्रमुख प्रजाति यहाँ पर गौर मिलता है दोस्तों, रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी, ये यहाँ की प्रमुख प्रजातियां हैं। और ये क्षेत्रफल है इसका। अगला देखिए दोस्तों, दिहांग दिबांग 1998 में स्थापित है। और कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश, एक ही राज्य में, ये याद रखना। पारिस्थितिक तंत्र इसका पूर्वी हिमालय है। और प्रमुख प्रजातियां कौन सी है, मिश्मी ताकिन और कस्तूरी मृग, ये याद रखना, कस्तूरी मृग दिहांग दिबांग में पाया जाता है। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की अगर बात करें दोस्तों, 1999 में स्थापित है। और कहां पर है, मध्य प्रदेश, ठीक है। और प्रमुख प्रजातियां कौन कौन सी है, विशालकाय गिलहरी, उड़न गिलहरी यहाँ पर पाई जाती है, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। अगला देखिए, अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, ये ध्यान रखिए 2005 में स्थापित है दोस्तों। और 2 राज्यों में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2 राज्यों में। पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है इसका, मैकॉल हिल्स। और प्रमुख प्रजाति कौन सी है, 4 सींग वाला मृग, ये अगर रखना, चौसिंगा मृग, चौसिंगा हिरण मिल रहा है, भारतीय जंगली कुत्ता, सफेद पूंछ वाला गिद्ध, और सेकंड ग्रोव बुथ फ्रॉग और सारस, ये यहाँ पर पाए जाते हैं। ये यहाँ की प्रमुख प्रजातियां हैं अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व की। अगला है कच्छ का महान रण, 2008 में स्थापित है दोस्तों। और कहाँ है, गुजरात में। और पारिस्थितिक तंत्र कैसा है, रेगिस्तान। प्रमुख प्रजाति भारतीय जंगली गधा, कहाँ पाए जाते हैं,
गुजरात, कच्छ का महान रण में। अगला देखिए तो कोल्ड डेजर्ट कब स्थापित है? 2009। कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश। पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? पश्चिमी हिमालय। और प्रमुख प्रजातियां हिम तेंदुआ, स्नो लियोपार्ड यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला है दोस्तों कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, कब स्थापित हुआ है? 2000 में। और स्थान कौन सा है? सिक्किम, एक ही स्टेट में, याद रखिएगा इसको। और पारिस्थितिक तंत्र दोस्तों पूर्वी हिमालय। और प्रमुख प्रजातियां हिम तेंदुआ और लाल पांडा। और देखिए दोस्तों इसमें अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व 2001 में स्थापित है। 2 राज्यों में, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। किन किन राज्यों में? केरल और तमिलनाडु। पारिस्थितिक तंत्र क्या आ जाता है इसका? वही पश्चिमी घाट। अब पश्चिमी घाट आया तो बात होगी नीलगिरी तहर और एशियाई हाथी, ये इसका एरिया है दोस्तों। अगला देखिए ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व 1989 में स्थापित है। ग्रेट निकोबार कहां पर है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर। और प्रमुख प्रजाति यहाँ पर खारे पानी का मगरमच्छ पाया जाता है दोस्तों, निकोबार, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व में। अगला है दोस्तों डिब्रू सैखोवा, 1997 में स्थापित है। कहां पर है? असम, डिब्रू सैखोवा। और पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है यहाँ पर? पूर्वी पहाड़ी है दोस्तों इसकी। और प्रमुख प्रजातियों की बात करें तो सफेद पंखों वाली बतख, डक, पानी की भैंस और काली छाती वाला तोता यहाँ पर पाया जाता है। कैप्ट लंगूर और बाघ भी पाए जाते हैं दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों शेषचलम हिल्स 2010 में स्थापित है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। खासकर याद रखिए, राज्य तो बिल्कुल याद रखना है दोस्तों। और पूर्वी पहाड़िया इसका पारिस्थितिक तंत्र है। और प्रमुख प्रजाति यहाँ पर पतला लोरिस। पतला लोरिस कहाँ पाया जाता है? शेषचलम हिल्स। और लास्ट देखिए दोस्तों पन्ना, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश। पारिस्थितिक तंत्र कैसा है? नम पर्णपाती वन। और प्रमुख प्रजातियां बंगाल टाइगर, चिंकारा, नीलगाय, सांभर, हिरण और स्लॉथ भालू, ये यहाँ की प्रमुख प्रजाति है दोस्तों। अब अगर एरिया वाइज हम देखें तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो कि बायोस्फीयर रिजर्व जो है 18, इनमें से 3 सबसे बड़े बायोस्फीयर रिजर्व हमको पता हुआ होना चाहिए दोस्तों। सबसे बड़ा है दोस्तों एरिया के हिसाब से कच्छ का रण, 12,454 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इससे छोटा है मन्नार की खाड़ी और इससे छोटा है दोस्तों सुंदरवन। ये 3 सबसे बड़े बायोस्फीयर रिजर्व है। अब जब बड़ा है तो दोस्तों छोटा भी पता हुआ होना चाहिए हमको। 3 सबसे छोटे बायोस्फीयर रिजर्व कौन से एरिया वाइज? पहला है डिब्रू सैखोवा, असम, ये सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है। इससे थोड़ा बड़ा है नोकरेक और उससे थोड़ा बड़ा है ग्रेट निकोबार, यानी कि सबसे छोटा डिब्रू सैखोवा है और सबसे बड़ा कच्छ का रण है। ये हमको याद रखने हैं बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। अगला देखो दोस्तों इसमें, अब हमने नेशनल पार्क्स पढ़ लिए, एक पेन का कलर, नेशनल पार्क्स पढ़ लिए, वन्यजीव अभ्यारण्य पढ़ लिया और बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ लिए। अब इन तीनों में दोस्तों अंतर भी हमको पता हुआ होना चाहिए कि इन तीनों में आखिर डिफरेंस क्या है। हाँ ये ज्यादा विजिबल है। देखिए जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं ना दोस्तों, इनमें क्या होता है, जो मानवीय गतिविधि है ना वो बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड होती है। ऐसे समझो, मानवीय गतिविधियों की अनुमति नहीं होती है यहाँ पर। इवन यहाँ पर जानवरों को चराने, जंगली उत्पादों को इकट्ठा करने, इसकी भी मंजूरी नहीं होती है। ये याद रखना नेशनल पार्क्स में। वही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, वन्यजीव अभ्यारण्य, इसमें ये परमिशन होती है, कुछ आंशिक गतिविधियां इसमें की जा सकती है। ठीक है। अब इसमें जो मेन है जो याद रखने का वो है दोस्तों, ये जो है ना नेशनल पार्क, इसमें सभी जीवों का समान संरक्षण प्रदान किया जाता है। यानी नेशनल पार्क जब डिक्लेयर किया जाता है तो वहाँ सभी जीवों को समान संरक्षण देते हैं हम। वही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर बात करें तो ये दोस्तों कुछ विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए स्थापित किया जाता है। यानी कि इसमें सभी प्रजातियों को समान संरक्षण नहीं दिया जाता है, इसमें कुछ विशिष्ट प्रजातियों के लिए संरक्षण दिया जाता है, अर्थात ये विशिष्ट प्रजाति आधारित संरक्षित क्षेत्र होते हैं। ये यहाँ पर ये फैक्ट आप याद रखिएगा। और एक और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यानी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है, इसको नेशनल पार्क आगे जाके डिक्लेयर किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको यानी कि अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन जो राष्ट्रीय उद्यान है ऑलरेडी जो नेशनल पार्क है उसको वन्यजीव अभ्यारण्य में नहीं बदला जा सकता। समझ रहे हो, जो वन्यजीव अभ्यारण्य है उसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया जा सकता है, लेकिन नेशनल पार्क को वन्यजीव अभ्यारण्य डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों बायोस्फीयर रिजर्व तो अभी देखा ही, इसमें मानव बसने और परंपरागत कार्यों को करने की अनुमति होती है। सर नोट्स बना रहे हैं और आप बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं, कैसे नोट करूं? पीहू पटेल, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। अगर बनाना हो तो जो हमारा हिंदी टेलीग्राम चैनल है ना, उस पर पीडीएफ जा रही है। कल भी आप लोग जैसे कमेंट कर रहे थे कि सर पीडीएफ नहीं मिल रही है टेलीग्राम पे, तो मैंने पूछा था तो उन्होंने बताया कि डेली पीडीएफ जा रही है।
अब इंग्लिश वाले देखिए 2 टेलीग्राम चैनल है, एक इंग्लिश का है, ठीक है, पीयू पटेल, सभी ध्यान देना, एक टेलीग्राम हमारा इंग्लिश का है, एक हिंदी का है। तो आप हो सकता है कि इंग्लिश वाले टेलीग्राम चैनल पर ढूंढ रहे हो पीडीएफ, हिंदी वाले टेलीग्राम चैनल पर आप देखिएगा डेली पीडीएफ जा रहा है वहां पर, ठीक है, वहां से आप ये डाउनलोड कर लेना पीडीएफ, पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, उसको फिर आप देख के नोट्स बना लेना। यहाँ पे तो क्या है कि अब बोर्ड से आप करोगे तो इधर उधर थोड़ा मूवमेंट रहेगा मेरा पढ़ाते टाइम, तो वहां से आप पढ़ोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। क्लास में आप सिर्फ समझने का काम कीजिए, समझ लो जो पढ़ाया जा रहा है, लिखने का काम है वो पीडीएफ से कर लेना। हाँ ठीक है बेटा। अब देखो एक सवाल, ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। पहला है, वन्यजीव अभ्यारण्यों की तुलना में जो राष्ट्रीय उद्यान है यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तुलना में जो नेशनल पार्क है उनमें सुरक्षा का स्तर जो है ना वो अधिक होता है। ये तो ठीक बात है, अभी हमने देखा है कि नेशनल पार्क्स में एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होती है जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में उतनी रेस्ट्रिक्टेड नहीं होती है। दूसरा, जो राष्ट्रीय उद्यान है और वन्यजीव अभ्यारण्य है इनको अलग अलग कानूनों द्वारा सृजित किया गया है। क्या अलग अलग कानूनों द्वारा सृजित किया गया है दोस्तों? नहीं, हमने तो देखा था अभी जो WPA एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, उसमें ही दोनों को स्थापित किया है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा केवल एक। अब दोस्तों एक रेड डेटा बुक और है, छोटा सा टॉपिक है, ये भी समझ लेते हैं। एक दिन हमने बोला भी था कि जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड वल्नरेबल ये क्या है, ये हम देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, ए पीयू पटेल सही है, ये आंसर है। अब दोस्तों जो रेड डेटा बुक है ना इसको कौन जारी करता है, बस ये याद रख लेगा, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। दूसरा दोस्तों विश्व प्रजाति कार्यक्रम यानी कि ग्लोबल स्पीशीज प्रोग्राम, और तीसरा है इसमें द स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन, प्रजाति उत्तरजीविता आयोग। ये तीनों मिलकर ना रेड डेटा बुक को निकालते हैं, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, जो प्रजाति है ना उनकी स्थिति को दर्शाते हैं एवं उनके जो संरक्षण के स्तर है उसको बताते हैं कि इनका संरक्षण का स्तर क्या है, प्लस वो कितना खतरे में है, उन पर कितना जोखिम है, ये सब ये बताता है। तो इसको अगर हम देखें दोस्तों तो याद रखना जो IUCN की जो रेड लिस्ट है ये कुल 9 श्रेणी 9 है, इसमें कुल 9 है, 9 लिस्ट है, 9 स्टेटस दिए जाते हैं प्रजातियों को, वो याद रखना। और इससे आकलन जो करते हैं ना उससे हमको संख्या में कितनी गिरावट हुई है, किसी भौगोलिक क्षेत्र में उनकी स्थिति क्या है, ये सब हमको इस जो रेड लिस्ट जारी करता है IUCN इससे पता लगता है। अब ये 9 कौन कौन से हैं ये आप देख लो। देखो पहला है दोस्तों एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब है विलुप्त। विलुप्त मीन्स अब वो इस दुनिया में नहीं पाया जाता। एक टाइम पीरियड देखते हैं पर्टिकुलर कि अगर इस टाइम से उसको नहीं देखा गया कहीं भी तो वो विलुप्त हो चुका है, कोई भी प्रजाति हो, पादप की हो सकती है, जंतु की भी हो सकती है। दूसरा स्टेटस है दोस्तों इसमें एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, यानी वन से विलुप्त, केवल वनों से विलुप्त हुआ है वो, बट किसी चिड़ियाघर में कहीं उसको देखा जा सकता है अभी, यानी कि 1 या 2 उसके जीव या जो प्रजाति है वो बाकी है, केवल वनों से विलुप्त हुआ है, चिड़ियाघर वगैरह में उसको देखा जा सकता है। फिर ये 3 है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड, अति संकटग्रस्त यानी गंभीर रूप से संकटग्रस्त। एक संकटग्रस्त, ये सबसे ज्यादा संकटग्रस्त है, ये इससे थोड़ी कम संकटग्रस्त है। फिर है वल्नरेबल, संवेदनशील। फिर एक नियर थ्रेटन्ड, संकट के जो नजदीक है। एक है दोस्तों लीस्ट कंसर्न। एक है फिर डेटा डेफिशिएंट यानी कि आंकड़े उसके उपलब्ध नहीं है। और एक है नॉट इवेल्युएटेड यानी उसका अभी इवेल्युएशन नहीं किया गया है। अब इनको थोड़ा सा ऐसे देख लीजिए कि इनको कैसे कैसे डिक्लेयर करते हैं। देखो एक्सटिंक्ट तो हमने देख लिया कि एक समय काल का मैं आकलन करते, एक अवधि देखते, अगर वो कहीं भी नहीं पाया जाता पूरी दुनिया में तो उसको एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है कि विलुप्त हो चुका है। दूसरा देखो वन से विलुप्त, वही वन से विलुप्त हो गया है, किसी चिड़ियाघर या किसी प्राकृतिक आवास में नहीं है, यानी कि किसी भी कृत्रिम आवास यानी चिड़ियाघरों में उसको देखा जा सकता है, मिल सकती है। अब ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसमें क्रिटिकली इंडेंजर्ड। अब क्रिटिकली इंडेंजर का मतलब ये गंभीर रूप से इन पर जोखिम है, यानी कि इनका अगला स्टेप क्या होगा, इनका अगर संरक्षण नहीं किया गया तो क्या होगा, ये आ जाएंगे एक्सटिंक्ट में, ये विलुप्त हो जाएंगे अगर इनको ठीक से नहीं किया तो, इसलिए इनको हम क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्टेटस देते हैं। अब किन किन को देते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड? देखो यदि 10 वर्षों में प्रजाति की आबादी में 90% से अधिक कमी दर्ज की गई हो, यानी कोई प्रजाति है और हम उसको 10 सालों से देख रहे हैं, उसकी प्रजाति में 90% उसकी आबादी जो है संख्या में कमी आई है। दूसरा दोस्तों अगर इस प्रजाति की संख्या 250 से भी कम रह गई हो और 3 वर्षों में हमने देखा हो कि 25% की कमी आ गई हो तो हम उसको क्रिटिकल इंडेंजर्ड डिक्लेयर कर देंगे। या फिर केवल 50 या उससे कम उसके जो मैच्योर्ड मेंबर है
जो परिपक्व सदस्य हैं उनकी संख्या केवल 50 ही रह गई हो तो भी क्रिटिकल इंडेंजर्ड डिक्लेयर कर देंगे। और अगर 10 वर्षों में 50% तक प्रजातियों के विलुप्त होने की प्रोबेबिलिटी हो, ऐसा लग रहा हो कि अगले 10 सालों में ये प्रजाति एक्सटिंक्ट हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी, तो भी हम उसको क्रिटिकल इंडेंजर्ड का स्टेटस दे देगी IUCN। और गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियां जो है ना विलुप्तन के अत्यधिक नजदीक होती है। हाँ बिल्कुल, वो तो हमने डिस्कस किया है। इनका अगला जो स्टेप है वो एक्सटिंक्ट ही है, ये विलुप्त होंगी सीधा। ये है दोस्तों क्रिटिकल इंडेंजर्ड। अगला देखो इंडेंजर्ड। अब ये ऐसी प्रजातियां हैं, इनका अगला स्टेप क्या होगा अगर इनका संरक्षण नहीं दिया जाएगा, तो ये वनों से विलुप्त हो जाएंगी, कहीं या कहीं चिड़ियाघर या कृत्रिम आवास में बची रहेंगी और वनों से विलुप्त हो जाएंगी अगर इनका संरक्षण नहीं दिया तो इंडेंजर्ड हम किसको मानते हैं? यदि 10 वर्षों में प्रजातियों की 70% जनसंख्या में कमी देखी जाती हो तो हम उसको इंडेंजर्ड डिक्लेयर कर देंगे। केवल 250 या उससे कम उसके परिपक्व सदस्य संख्या शेष हो तो हम उसको इंडेंजर्ड डिक्लेयर कर देंगे। 20 वर्षों में 20% प्रजाति के विलुप्त होने की आशंका, यानी कि उसमें 10 वर्ष था, इसमें ये है कि अगर अगले 20 साल तक देखें तो इसकी 20% जो प्रजाति है, जो जनसंख्या है वो खत्म हो जाएगी। या फिर प्रजाति की जनसंख्या 2500 से कम हो और 5 वर्ष के अंदर उसमें 20% की कमी होने की संभावना हो तो उसको IUCN इंडेंजर्ड डिक्लेयर कर देगा। अगला दोस्तों वल्नरेबल, सुभेद। ये क्या है? ये वनों में संकटग्रस्त है, हो जाने की संभावना है इनकी, वल्नरेबल है, यानी कि अगर ये ऐसी स्थिति में है कि अभी इंडेंजर्ड भी नहीं हुए और इनकी बहुत अच्छी स्थिति भी नहीं है और अगर इनका संरक्षण नहीं मिला तो ये इंडेंजर्ड में आ जाएंगे। तो इनके क्या है जो क्राइटेरिया दोस्तों, किसी प्रजाति की संख्या में अगर 10 वर्षों में 50% से अधिक कमी दर्ज की गई है तो उसको वल्नरेबल डिक्लेयर किया जाएगा। प्रजातियों की जनसंख्या 10,000 से कम हो और 10 वर्षों के अंदर लग रहा हो कि 10% से कम आ रही है तो भी इसको वल्नरेबल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और केवल 1000 या उससे कम उसके मैच्योर्ड सदस्य ही बचे हों, देखने को मिलते हों, तो वो वल्नरेबल होगा दोस्तों। फिर एक है नियर थ्रेटन्ड। नियर थ्रेटन्ड मीन्स अभी संकट नहीं आया है बट आगामी समय में अगर संरक्षण नहीं दिया गया तो संकट आ जाएगा, अभी निकट, नियर थ्रेटन्ड है। फिर लीस्ट कंसर्न। लीस्ट कंसर्न ये दोस्तों कि अभी इतनी चिंता वाली बात नहीं है, बहुत ज्यादा खतरा इन पर है नहीं, बट अगर इनको भी संरक्षण नहीं मिला तो ये भी फिर नियर थ्रेटन्ड और वल्नरेबल की तरफ जाएंगे। और फिर दोस्तों इसमें ये दो लास्ट है, आंकड़ों का अभाव। आंकड़ों का अभाव है मतलब कि प्रजाति के बारे में हम आंकड़ों की कमी है, हम उसके बारे में जो डेटा हमको चाहिए, IUCN को जो डेटा चाहिए वो एकत्रित नहीं कर पाए, इसलिए डेटा सफिशिएंट की वजह से उसका IUCN स्टेटस नहीं बताया जाता है। और लास्ट है दोस्तों इसमें नॉट इवेल्युएटेड, यानी कोई ऐसी प्रजाति हो सकती है जिसका संरक्षण के मापदंड को आंकलित अभी नहीं किया गया हो। तो ये दोस्तों IUCN के 9 वो है स्टेटस जो IUCN प्रदान करता है प्रजातियों को। अभी ऐसा नहीं है केवल जंतुओं को देता है, ये पादपों को भी प्रदान करता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यही विराम देते और कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आप रिवाइज करते रहिए। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू।